इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 1 में हम करेंगे डिबेंचर्स क्या होते हैं, इश्यू कैसे किया जाता है, एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है डिबेंचर्स के केस में, और एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ शेयर एंड अ डिबेंचर। तो सबसे पहले डिबेंचर एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर हम किसी को डिबेंचर इशू करते हैं तो दैट मीन्स कि हमने उससे लोन लिया है। तो एक तरह से डिबेंचर जब इशू किया जाता है तो उसके बदले में हमें डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करना पड़ता है। दैट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट बाय द कंपनी। तो कंपनी की तरफ से ये एक्नॉलेजमेंट होता है कि हमने उस पर्सन से डेट लिया है यानी कि लोन लिया है। तो ये कंपनी और डिबेंचर होल्डर के बीच में एग्रीमेंट को शो करता है कि हम उस डिबेंचर होल्डर को रीपे कर देंगे उसकी स्पेसिफाइड डेट आने पर, और उसके ऊपर हम उसको इंटरेस्ट भी पे करेंगे जो कि एक स्पेसिफाइड रेट पे होता है जब तक कि हम उसकी पूरी प्रिंसिपल अमाउंट को रीपे नहीं कर देते। तो एक तरह से ये लोन के अंदर आता है जिसके ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और जैसे ही उसको रीपे करने का टाइम आएगा तो हमें उसको पे कर देना पड़ेगा। इंटरेस्ट को हाफ ईयरली पे किया जाएगा या ईयरली पे किया जाएगा, ये सब भी उस डिबेंचर सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन होता है। तो डिबेंचर शो करता है कि ये कंपनी के लिए बोरोइंग है। लास्ट वीडियोस में हमने इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल किया था। तो शेयर और डिबेंचर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, जब हम किसी को शेयर्स इशू करते हैं तो वो उसको बोलते हैं शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर को ओनर की जैसे ट्रीट किया जाता है। और शेयर हमारे लिए कैपिटल का काम करता है, शेयर कैपिटल। डिबेंचर जब हम किसी को इशू करते हैं, कंपनी मतलब किसी को इशू करती है, तो कंपनी के लिए वो डेट इंस्ट्रूमेंट का काम करता है, इसीलिए डिबेंचर होल्डर को लेंडर बोला जाता है। रिटर्न, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दे दिया जाता है एट द स्टेटेड रेट, जो कि पहले से ही डिफाइंड होता है कि इस इंटरेस्ट रेट पर डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दिया जाएगा, चाहे कंपनी प्रॉफिट कमाए या नहीं कमाए, डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है। इसीलिए ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब अगर प्रॉफिट हो तो भी हमें देना है और लॉस हो तो भी हमें इसको पे करना है। जबकि शेयर होल्डर को डिविडेंड तभी मिलता है जब कंपनी को प्रॉफिट्स हो रहे होते हैं। तो डिबेंचर्स को रीपेमेंट, तो डिबेंचर्स को एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए इशू किया जाता है। जैसे ही वो स्पेसिफाइड पीरियड खत्म हो जाता है तो डिबेंचर्स को रीपे कर दिया जाता है, उनका पैसा वापस कर दिया जाता है, जिसको बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। नॉर्मली शेयर्स को हम रीपे नहीं करते हैं, उसके कंपनी के लाइफ टाइम के अंदर अंदर रीपे नहीं करते। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स जो कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको उनकी स्पेसिफाइड डेट के ऊपर रिडीम कर दिया जाता है। इक्विटी शेयर्स को रिडीम नहीं किया जाता, और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को भी रीपे नहीं किया जाता जब तक कि कंपनी चलती रहती है। इन केस कंपनी बंद हो जाती है, वाइंड अप हो जाता है, तो पहले डिबेंचर होल्डर को पे किया जाएगा और उसके बाद इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स एंड देन इक्विटी शेयर्स को उनका कैपिटल रीपे किया जाएगा। इशू एट डिस्काउंट, डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं लेकिन शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते जब तक कि उनको स्वेट इक्विटी शेयर्स के तौर पे इशू नहीं किया जाएगा। ये कंपनी के एम्प्लॉयज को इशू किया जाता है तो उनको डिस्काउंट पर शेयर्स इशू किए जाते हैं, जितनी उनकी फेस वैल्यू होती है उससे कम पर उनको शेयर्स इशू किए जाते हैं। सिक्योरिटी, डिबेंचर्स may or may not be secured by a charge on the assets of the company। कई बार डिबेंचर्स को जब हम इशू करते हैं तो उसके साथ साथ उनको एज ए सिक्योरिटी कोई एसेट, एक एसेट या जनरल में पूरी एसेट्स का चार्ज देते हैं। इन केस कि अगर हम डिबेंचर्स का पैसा नहीं चुका पाएंगे तो वो उस एसेट को सेल करके अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। शेयर्स सिक्योर्ड नहीं होते हैं। कन्वर्टिबिलिटी, डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है लेकिन शेयर्स को डिबेंचर्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता।
वोटिंग राइट, डिबेंचर होल्डर कंपनी के लिए लेंडर होते हैं, इसीलिए उनको कोई वोटिंग राइट नहीं होता, लेकिन शेयर होल्डर कंपनी के ओनर के जैसे ट्रीट किया जाता है, तो उनको कंपनी में वोटिंग राइट होता है। इनमें से भी इक्विटी शेयर्स को वोटिंग राइट होता है, प्रेफरेंस शेयर्स को वोट करने का राइट नहीं होता। रिस्क, डिबेंचर होल्डर शेयर होल्डर की कंपैरेटिवली सेफ होते हैं। जो सिक्योर डिबेंचर्स होते हैं वो तो एकदम से रिस्क फ्री होते हैं, क्योंकि एक तरफ तो उनके पास एसेट होती है एज अ सिक्योरिटी, अगर हम उनका पैसा नहीं दे पाए कंपनी, तो वो उस एसेट को सेल करके रियलाइज करवा के अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। शेयर होल्डर ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, कई बार वो अपना पैसा लूज भी कर सकते हैं जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है शेयर्स के अंदर। जैसे कि हमने फोर फीचर में पढ़ा था कि अगर कोई शेयर होल्डर डिफॉल्ट करता है तो उसको 14 डेज का नोटिस दिया जाता है, अगर वो तब भी पे नहीं करता तो कंपनी उसके शेयर्स को कैंसिल कर देती है, जब्त कर लेती है, जितना पैसा उसने दिया होता है वो भी वो लूज कर देता है। प्रायोरिटी एज टू रिपेमेंट एंड प्रिंसिपल, अगर कंपनी का वाइंड अप हो जाए, कंपनी बंद हो जाए, तो डिबेंचर्स की पेमेंट शेयर होल्डर के पहले की जाएगी। तो इस तरह से उस केस में भी उनको प्रायोरिटी दी जाती है। तो डिबेंचर्स शेयर होल्डर शेयर्स के कंपैरेटिवली काफ़ी सेफ होते हैं। अब हम इस चैप्टर में करेंगे, सबसे पहले तो डिबेंचर्स को कहाँ दिखाया जाता है, बैलेंस शीट के अंदर कहाँ दिखाया जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ तो हम डिबेंचर्स को लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के जैसे ट्रीट करते हैं और इनको दिखाते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर। सबसे पहले तो हम इसका एक बार देख लेते हैं, कई बार आपको वन मार्कर में आ सकता है कि ये डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आएगा या शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आएगा। तो उसके लिए आपको देखना है कि रिपोर्टिंग डेट मतलब जिस दिन को क्लोजर होगा, यानी कि बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाएगी, उसके 12 महीने के अंदर अंदर या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर, इन दोनों में से जो भी टाइम पीरियड लंबा होगा, कि जिस दिन बैलेंस शीट बनाई जाती है उसके 12 महीने के अंदर अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर, इनमें से जो भी टाइम पीरियड लॉन्गर होगा उसको कंसीडर करते हुए, अगर इसी टाइम पीरियड के अंदर अंदर हम डिबेंचर्स को रिडीम कर देते हैं तो उनको हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में दिखाते हैं, यानी कि करंट लायबिलिटी में हम इनको दिखाते हैं। और अगर रिपोर्टिंग डेट यानी बैलेंस शीट को प्रिपेयर करने से 12 महीने के बाद या ऑपरेटिंग साइकिल के बाद हम रिडीम करते हैं तो इनको हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर दिखाते हैं, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी में दिखाते हैं। जैसे कि ये एक एग्जांपल है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, जैसे निरूलास लिमिटेड हैज 10,009% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। तो 10,000 डिबेंचर्स हैं, 100 का एक है, यानी कि 10 लाख रुपीस के डिबेंचर्स हैं, रिडीमेबल ऑन 31 मार्च 2026। तो 2026 को 31 मार्च 2026 को इनको रीपे किया जाएगा। ऑपरेटिंग साइकिल है 24 मंथ्स का। बैलेंस शीट जो कि 31 मार्च 2020 को बनाई जा रही है, तो इसको कहाँ दिखाएंगे। सबसे पहले तो बैलेंस शीट बनाई जा रही है 31 मार्च 2020 को, तो इसके 12 महीने खत्म होते हैं 31 मार्च 2021। अगर ऑपरेटिंग साइकिल भी 24 मंथ्स का है तो वो भी 31 मार्च 2022 को खत्म होता है। हमें लॉन्गर टाइम पीरियड लेना होता है, तो अगर हम इस पीरियड को भी लेंगे तो हमें 31 मार्च 2026 को हमें उनको रिडीम करना है डिबेंचर्स को। तो इस केस में ये 10 लाख रुपीस के डिबेंचर्स क्या हैं, ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं। तो जिस दिन बैलेंस शीट बनाई जाती है उसके 12 महीने के अंदर या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर जब हम डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं तो उनको शॉर्ट टर्म बोरिंग्स माना जाता है, और उसके बाद जब रिडीम करते हैं तो उनको लॉन्ग टर्म बोरिंग्स माना जाता है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को हम दिखाते हैं बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके बाद नॉन करेंट लायबिलिटीज सब हेड बनाएंगे, और इसके बाद लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 10 लाख। नोट नंबर 1, ये नोट नंबर डिफाइन करता है
जो भी हमने बैलेंस शीट में लिखा होता है उसका डिस्क्लोजर किया जाता है कि कैसे आया वो। तो नोट्स टू अकाउंट्स में हम कैसे दिखाएंगे, 10 नोट नंबर 1 लिख के लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 10,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 इच। ये 9% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसको कि हमें डिबेंचर होल्डर को पे करना है ऑफ ₹100 इच, तो 10 लाख। तो ये नोट नंबर 1 में था, इसीलिए लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के आगे नोट नंबर 1 लिख के हम रुपीस के कॉलम में 10 लाख लिख देंगे। तो ये लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का एग्जाम्पल था। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ डेट्स के बारे में, तो हमें उसको लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कंसीडर करते हुए बैलेंस शीट में इस तरीके से दिखाना है। अगर डिबेंचर्स शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है तो उनको शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में दिखाया जाता है। इसका भी एक एग्जाम्पल करते हैं। For example, if 10,000 9% debentures of 100 each are issued on 1st April 2019, redeemable on 31st March 2021, तो हमने इनको रिडीम किया है 31st जनवरी 2021 को। जब हमने इशू किया तो 1st अप्रैल 2019 है, तो इसकी क्लोजिंग डेट कब होगी, बैलेंस शीट कब बनाई जाएगी, 31st मार्च 2020 को बैलेंस शीट बनाई जाएगी। ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, तो 31 मार्च 2020 को बैलेंस शीट बनाई गई है और इसके 12 महीने कंप्लीट होते हैं 31 मार्च 2021 को, क्योंकि ये 31 जन 2021 इस 12 महीने के अंदर अंदर आ रहा है, तो इसीलिए ये 10,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच को हम मानेंगे कि ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है। जिस दिन बैलेंस शीट बनाई जाती है, अगर 12 महीने के अंदर अंदर या फिर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर जब हम डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं, तो इनको हम शॉर्ट टर्म बोरिंग्स मानते हैं। तो इसको कहाँ दिखाया जाएगा, इसको दिखाया जाएगा करंट लायबिलिटीज के अंदर। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को हम दिखाते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी एंड देन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। इसमें हम लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के अंदर 10 लाख। नोट नंबर 1, तो नोट्स टू अकाउंट्स में नंबर 1 में इसको डिफाइन किया हुआ है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 10,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, रिडीमेबल ऑन 31 जन 2021। तो इसको रिडीम करने की डेट भी लिख देना ताकि पता चल जाए कि ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है। और 10 लाख, तो यहाँ से 10 लाख रुपीस यहाँ पे ट्रांसफर मतलब डिस्क्लोजर हम करते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में कि वो कैसे आया, और मेनली हम उसको बैलेंस शीट में दिखाते हैं। अब है अगला टॉपिक, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अगर आपने इश्यू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर अच्छे से किया है, अगर आपने मेरे वीडियोस भी अच्छे से देखे हैं, तो उसमें बहुत डिटेल में मैंने 7 वीडियोस में बताया कि इश्यू ऑफ शेयर्स क्या है और उसकी एंट्री कैसे की जाती है। डिबेंचर्स बिल्कुल सेम है, जस्ट आपको शेयर्स की बजाय डिबेंचर्स लिखते जाना है, दैट्स इट। और शेयर कैपिटल की बजाय परसेंटेज डिबेंचर्स लिखते जाना है। तो हम इसकी एंट्रीज करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। तो डिबेंचर जब हम इशू करते हैं तो हम इसको लमसम में भी इशू कर सकते हैं और इंस्टॉलमेंट्स में भी इशू कर सकते हैं। यानी कि कंपनी पूरा का पूरा डिबेंचर्स का पैसा लमसम में भी मांग सकती है और इंस्टॉलमेंट्स में भी मांग सकती है। तो दोनों तरह के क्वेश्चंस हम करेंगे। मिनिमम सब्सक्रिप्शन शेयर्स के केस में था कि 90% तक का एप्लीकेशंस आने चाहिए, नहीं तो इश्यू ऑफ शेयर कैंसिल हो जाता है। डिबेंचर्स के केस में सेबी के द्वारा रिकमेंड किया गया है कि 75% तक डिबेंचर्स, यानी जितने हम इशू करना चाहते हैं, अगर उसकी 75% से कम एप्लीकेशन आते हैं तो कंपनी को डिबेंचर्स का अलॉटमेंट कैंसिल करना पड़ता है। तो 75% तक के एप्लीकेशंस आने चाहिए। तो डिबेंचर्स को इशू किया जा सकता है फॉर कैश। ये दोनों टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम करेंगे डिबेंचर्स को अगर कैश में इशू किया जाता है। एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट तीनों को करेंगे और तीनों के क्वेश्चंस करेंगे। अब हम सीधा आ जाते हैं क्वेश्चन पे। एट पार का मतलब एक बार बता देती हूँ। एट पार में क्या होता है कि अगर डिबेंचर की फेस वैल्यू, जिसको हम नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं, मान लो 100 रुपीज है, उसको अगर 100 पे ही इशू किया जाता है तो उसको एट पार बोलते हैं। एट
प्रीमियम सिर्फ 100 का शेयर डिबेंचर है, सिर्फ 110 पे इशू किया जाता है तो वो प्रीमियम, यानी फेस वैल्यू से ज़्यादा पे इशू किया जाता है तो वो प्रीमियम है। डिस्काउंट पे भी इशू किया जा सकता है, सिर्फ फेस वैल्यू 100 है और 90 पे इशू किया जा रहा है, 80 पे इशू किया जा रहा है तो वो डिस्काउंट है। तो तीनों क्वेश्चंस करेंगे। अभी हम करते हैं एट पार। दोनों तरीके के क्वेश्चंस करेंगे, लमसम में और इंस्टॉलमेंट्स में। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ASBJ कंपनी लिमिटेड इशू 20,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each at par payable on application by 1st April 2020। तो कंपनी ने 20,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100, तो ये हो जाएगा 20 लाख। 1 2 3 4 5 6 2 लाख 20 लाख होगा। तो 20 लाख रुपीस के डिबेंचर्स कंपनी ने इशू किए हैं लमसम में, क्योंकि सारी की सारी जो अमाउंट है पेबल ऑन एप्लीकेशन पर है, तो एप्लीकेशन पर ही सारे पैसे आ जाएंगे। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 20,000 डिबेंचर्स, तो यहाँ पे फुल सब्सक्रिप्शन का केस है, यानी कि जितने कंपनी डिबेंचर्स इशू करना चाहती थी उतने के ही एप्लीकेशंस आ गए हैं। तो डिबेंचर्स वर अलॉटेड ऑन 5th अप्रैल 2020। जिस डेट को डिबेंचर्स अलॉट किए जाते हैं उस डेट को हम एप्लीकेशन से पैसा डिबेंचर्स में ट्रांसफर करते हैं। तो सबसे पहले इशू किए थे 1 अप्रैल 2020 को, क्योंकि यहाँ पे डेट मेंशन है तो हम डेट लिखेंगे 2020 अप्रैल 1। तो 100 रुपीज पूरे के पूरे एप्लीकेशन पे जब आते हैं तो हम उसमें लिखते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आपको रेफर नहीं भी किया अलॉटमेंट तो भी अगर लमसम में पैसे आते हैं तो आपको एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ही लिखना है। तो 20,000 इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 20 लाख। अब जिस डेट को डिबेंचर्स अलॉट किए गए यानी कि अप्रैल 5 को, उस डेट को हम इसको क्रेडिट किया था, अब इसको डेबिट करेंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20 लाख टू, यहाँ पे हम शेयर कैपिटल करते थे, शेयर कैपिटल की बजाय अब हम करेंगे जो भी परसेंटेज रेट दे रखा होगा डिबेंचर्स, तो 9% डिबेंचर्स अकाउंट 20 लाख। इसको हमेशा फेस वैल्यू पे करना होता है, जब भी हमें परसेंटेज रेट लिख के डिबेंचर्स लिखना है, याद रखना हमेशा फेस वैल्यू पर इसको हमें क्रेडिट करना होता है जब हम इशू करते हैं। तो ये क्वेश्चन था जिसमें हम लमसम में पैसे मांग रहे हैं डिबेंचर्स के ऊपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसे मांग रही है डिबेंचर होल्डर से, तो उसको कैसे करना है। इशू एट पार का ही क्वेश्चन है। हैमर लिमिटेड इशूड 4,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each, पेबल 20 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। क्योंकि 100 का शेयर है, एप्लीकेशन पे अगर 20 है तो अलॉटमेंट पे कितने होंगे 80 रुपीज, 20 प्लस 80 100। तो डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर 5 years, यानी कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर द इशूड डिबेंचर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स, सारे एप्लीकेंट्स को अलॉटमेंट कर दिया गया। अमाउंट वाज रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट, सारी अमाउंट भी रिसीव हो गई। तो पास द जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। तो जर्नल एंट्रीज करने के लिए सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं, फिर इसको ट्रांसफर करते हैं। तो 4,000 डिबेंचर्स थे, 20 रुपीज एप्लीकेशन मनी थी, यानी कि 80,000 आ जाएगा हमारे पास। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहाँ पे हमें खाली एप्लीकेशन लिखना है क्योंकि इंस्टॉलमेंट है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन की है, तो यहाँ पे आ जाएगा 80,000।
अब इसको ट्रांसफर कर देंगे हम डिबेंचर्स अकाउंट में। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट। डेबिट 80,000 टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट 80,000। अब हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। रिमेंबर, एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव होती है, फिर हम उसको ट्रांसफर करते हैं डिबेंचर्स अकाउंट में। लेकिन बाकी अगर अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, तो पहले हम ड्यू करते हैं फिर रिसीव करते हैं। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री करेंगे। डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। 80 रुपीज अलॉटमेंट के हैं और 4,000 डिबेंचर्स हैं, तो 3,20,000। तो 3,20,000। अब हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। अलॉटमेंट को डेबिट किया था जितने से, उतने से हम इसको कर देंगे, रिसीव कर लेंगे एंट्री। पहले ड्यू करने की एंट्री करते हैं अलॉटमेंट को और फिर रिसीव करने की। तो बैंक अकाउंट डेबिट, सारी अमाउंट जो है रिसीव हो चुके हैं ड्यू डेट्स पर। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट 3,20,000। 3,20,000। तो जितने पैसे ड्यू किए थे सारे के सारे रिसीव हो चुके हैं। इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है मैं शॉर्ट में बताती हूँ। हमने क्योंकि अभी किया है तो बहुत इजी है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज का कॉलम बनाएंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज का सब हेड बनाएंगे और उसके बाद लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। फिर आपने नोट नंबर के नीचे लिख देना है कि कितने के डिबेंचर्स थे। 4 लाख रुपीज के डिबेंचर्स थे, 4,000 डिबेंचर्स थे और 100 रुपीज का एक डिबेंचर था। आपको मेंशन नहीं भी किया गया तो भी आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाना ही है। नोट्स टू अकाउंट्स में आपको नोट नंबर 1 में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लिखना है और यहाँ पे लिखना है कि 4,000 डिबेंचर्स 10% डिबेंचर्स इशूड एट ₹100 ईच। तो इस तरीके से आप 4 लाख दिखा सकते हो। क्योंकि आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है, आपने लायबिलिटी साइड दिखाई है तो आप एसेट साइड भी दिखाओगे। तो लायबिलिटी साइड पे दिखाई है, एसेट साइड पे आप लिखोगे एसेट्स और उसके बाद क्योंकि बैंक आया है और बैंक किसका पार्ट होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। तो एसेट दिखा के उसके बाद करंट एसेट दिखा के सब हेड बना के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसको भी आप नोट नंबर 2 में 4 लाख क्योंकि पूरे पैसे आ गए हैं दिखाएंगे। और नोट्स टू अकाउंट्स में भी आप नोट नंबर 2 में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिखाओगे, कैश एट बैंक करके कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिखा के यहाँ पे आप लिखेंगे कैश एट बैंक। तो पूरे पैसे आ गए हैं 4 लाख। तो नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 आप नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर करके बैलेंस शीट में आप लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में डिबेंचर्स और 4 लाख रुपीज का जो बैंक में पैसे आए हैं उनको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में करंट एसेट्स में दिखाएंगे। ये था इशू एट पार, जिसको कि हमने लमसम वाला पार्ट किया और इंस्टॉलमेंट वाला पार्ट किया। अब हम करेंगे एट प्रीमियम। एट प्रीमियम तब होता है जब फेस वैल्यू से ज़्यादा पे डिबेंचर्स को इशू किया जाता है। जब हम 100 रुपये का शेयर से 105 पे इशू कर रहे हैं तो 5 रुपीज़ हमारा कैपिटल गेन है। तो कंपनी के लिए गेन है जिसके बेसिस पे हम एक रिजर्व क्रिएट करते हैं जिसको बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो ये हमारे लिए कैपिटल गेन है, तो कैपिटल रिजर्व क्रिएट हो गया जिसको बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, जिसको कि आगे हम काफ़ी सारे पर्पसेस के लिए इशू कर सकते हैं। इसको मैंने इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि इसमें से 1 मार्कर आ सकता है एमसीक्यूज में कि किस पर्पस के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज़ नहीं किया जाता। तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस पर्पस के लिए इस सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम यूज़ कर सकते हैं।
फॉर राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो होते हैं जो कि कंपनी की रजिस्ट्रेशन के टाइम के पहले के एक्सपेंसेस होते हैं, तो उनको हम जिस साल में इनकर करते हैं उसी साल में हम इनको राइट ऑफ कर देते हैं, तो उनको राइट ऑफ करने के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने अपने डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू किया है या उसके ऊपर कोई कमीशन पे किया है तो वो हमारे लिए कैपिटल लॉस होता है, तो इस कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं जो कि रिडीमेबल हैं, मतलब जिनको हमें रीपे करना है कुछ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद, तो उनको अगर हमने प्रीमियम पे करना है, यानी कि 100 रुपये का प्रेफरेंस शेयर था 105 पे करना है, तो अभी के लिए हमें अभी से पता है कि वो 5 रुपये का हमारे लिए लॉस है। ये वाला पार्ट भी हम करेंगे रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स वाला, वीडियो नंबर 3 में करेंगे हम इसको। तो प्रीमियम, उस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए जो कि हमारे लिए कैपिटल लॉस है, हम सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। अगर कंपनी को बोनस शेयर्स इशू करने हैं अपने शेयर होल्डर को, यानी कि जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको एक्स्ट्रा शेयर्स इशू करने हैं और विदाउट टेकिंग एनी मनी, उसके बदले में कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे, तो उसके लिए भी हम सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। कई बार कंपनी अपने ही शेयर्स को बाय बैक कर लेती है एक बड़े प्राइस पर, यानी प्रीमियम पर बाय बैक कर लेती है, रीपरचेज कर लेती है, तो उसके लिए भी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का यूज किया जा सकता है। तो ये सारे पर्पसेस हैं जिसके लिए हम प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम को हम दिखाते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड्स, उसके नीचे रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर हम सिक्योरिटी प्रीमियम को दिखाते हैं। अब हम इसके दोनों टाइप के क्वेश्चन करेंगे कि अगर लमसम में पे किया जा रहा है डिबेंचर या फिर इंस्टॉलमेंट में पे किया जा रहा है। तो पहले हम लमसम वाला क्वेश्चन करते हैं। अगर कंपनी ने पैसा मांगा है कि लमसम में उसको पैसे चाहिए, यानी एक साथ ही पैसे चाहिए, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट खोला जाता है। तो इंटेक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% debentures of ₹100 each at a premium of 10%। 100 का एक डिबेंचर है, 10% का प्रीमियम है, यानी कि कितने का प्रीमियम है, 10 रुपीज का प्रीमियम है, यानी 100 का शेयर 110 पर इशू किया जा रहा है। पेबल अलोंग विद एप्लीकेशन, तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा ऐसे, अगर पेबल एप्लीकेशन के साथ ही है तो दैट मीन्स हमने लमसम पर अमाउंट रिसीव कर लिया है, तो इन दैट केस एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट खोला जाएगा। Applications were received for all the debentures issued and allotment was made। सारे एप्लीकेशन रिसीव हो गए, यानी कि 10,000 के पूरे एप्लीकेशन रिसीव हो गए और हमने अलॉटमेंट कर दिया, तो एंट्रीज पास करनी है। एंट्रीज पास करते टाइम सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाती है और यहाँ पे तो पूरे के पूरे 100 रुपीज एप्लीकेशन के साथ रिसीव हो रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो 10,000 इंटू 100 प्लस 10, 110 रुपीज के ऊपर क्योंकि हमने इसको इशू किया है, तो ये आ जाएगा आपका 11 लाख। अब हम इसको शो करेंगे, जितना 100 रुपया फेस वैल्यू को शो करेंगे और 10 रुपया प्रीमियम पे शो करेंगे। जितने से क्रेडिट किया उतने से डेबिट कर देंगे। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 11 लाख, जिसमें से 10 लाख फेस वैल्यू का है और 10 इंटू 10,000 1 लाख रुपीज प्रीमियम का है। तो प्रीमियम को हम लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और 10 लाख को हम फेस वैल्यू को हम लिखते हैं 10%, जो भी उसका रेट होता है, तो 10% डिबेंचर्स अकाउंट में हम इस 10 लाख को ट्रांसफर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कुछ नहीं दे रखा क्वेश्चन में कि प्रीमियम कौन सी अमाउंट पे ड्यू है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल, तो बिल्कुल शेयर्स में जैसे हम एज्यूम करते थे
तो हम एज्यूम करेंगे कि अलॉटमेंट पे प्रीमियम ड्यू है। अभी हमने किया लमसम वाला क्वेश्चन, अब हम करेंगे इंस्टॉलमेंट्स वाला क्वेश्चन। लेमन ट्री लिमिटेड issued 5,009% debentures of ₹100 each at a premium of 20%। 20% मतलब 20% ऑफ फेस वैल्यू, यानी कि 20 रुपीज का प्रीमियम है। 120 पर इशू किया है डिबेंचर। एप्लीकेशन पे 50 है, अलॉटमेंट पे बैलेंस है। तो एप्लीकेशन पे 50 है अगर, तो क्योंकि उसकी फेस वैल्यू 100 है, तो अलॉटमेंट पे कितना होगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, फेस वैल्यू बाकी बची हुई 50। 100 में से 50 एप्लीकेशन पे रिसीव कर लिए, तो बाकी के 50 हम रिसीव करेंगे अलॉटमेंट पे फेस वैल्यू प्लस 20 रुपया प्रीमियम का, तो 70 रुपीज हम रिसीव करेंगे, जिसमें से 50 फेस वैल्यू है और 20 रुपीज का प्रीमियम है। Applications were received for the debentures issued and also the amount due on allotment। सारी एप्लीकेशन जो भी पैसे हमने किए थे इशू डिबेंचर्स के, सारी अमाउंट्स हमें रिसीव हो चुकी हैं। पास द जर्नल एंट्री फॉर द अबव। एप्लीकेशन मनी पहले रिसीव करने की एंट्री करेंगे, ये है 50 रुपीज़, नॉट 20 रुपीज़ का प्रीमियम है, 50 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी है। 5,000 डिबेंचर्स इंटू 50, तो 2,50,000 रुपीज़ हम एप्लीकेशन पर रिसीव करेंगे। तो उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, तो 2,50,000। अब जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट है डिबेंचर्स, 9%, 9% डिबेंचर अकाउंट। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जो कि स्पेसिफाइड होता है पहले से ही, तो 2,50,000, 2,50,000। उसके बाद हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जिसमें 70 रुपीज है और 50 रुपीज फेस वैल्यू है और 20 रुपीज का प्रीमियम है। तो फेस वैल्यू कितने का है उसको हम दिखाएंगे टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट में, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम में हम प्रीमियम को करेंगे। तो 50 रुपीज डिबेंचर्स, 5,000 डिबेंचर्स हैं इंटू 50, यानी कि 2,50,000 फेस वैल्यू है और 5,000 इंटू 20, यानी कि 1 लाख रुपीज का प्रीमियम है। तो टोटल 3,50,000 हमने ड्यू करने हैं, जिसको कि हम रिसीव करेंगे। तो रिसीव करने की एंट्री कर लेंगे क्योंकि सारी अमाउंट्स रिसीव हो चुकी हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, जितने से इसको डेबिट किया था उतने से क्रेडिट कर लेंगे क्योंकि सारी की सारी मनी रिसीव हो चुकी है, तो 3,50,000। तो ये हमने किया। प्रीमियम पे जब हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं, लमसम में हो तो क्या एंट्री करते हैं और इंस्टॉलमेंट में हो तो क्या एंट्री करते हैं। अब हम करते हैं डिस्काउंट पे जब हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं। तो डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू करना मतलब जितनी फेस वैल्यू है उससे कम पे इशू करना। से 100 रुपीज़ का डिबेंचर्स है, 95 पे इशू किया, तो दैट मीन्स हमने 5 रुपए के डिस्काउंट पे डिबेंचर्स को इशू किया है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स हमारे के लिए कैपिटल लॉस होता है, जिसको हम राइट ऑफ करते हैं अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पहले से कुछ दे रखा है उसमें से, और बाकी का बचा हुआ हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से इसको हम राइट ऑफ करते हैं। तो जिस साल में डिबेंचर्स हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं, सेम ईयर में हमने उसको राइट ऑफ भी करना होता है। आपको क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया, लेकिन हमें उसको राइट ऑफ करना है। अगर पहले से कोई सिक्योरिटीज प्रीमियम पड़ा हुआ है तो पहले उसको यूज करेंगे, और अगर वो कम पड़ रहा है तो जितनी अमाउंट कम पड़ रही है उतने से हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे और इस डिस्काउंट को राइट ऑफ कर देंगे। रिमेंबर, जिस साल में डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं डिस्काउंट पे, सेम ईयर में हमने उसको राइट ऑफ करना है। तो हम इसका क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि कैसे करना है। ये है
Illustration number 5 from T.S. Garewal. X Limited issued 20,000 9% debentures of rupees 100 each at a discount of 4% on 1st April 2020. तो 100 का एक डिबेंचर था, 4% का डिस्काउंट यानी कि 4 रुपीज का एक डिस्काउंट था डिबेंचर्स के ऊपर। मतलब डिबेंचर्स को हमने इशू किया है 96 रुपीज पे, 96 रुपीज पे हमने उसको इशू किया है। 30 ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। तो एप्लीकेशन पे है 30, अलॉटमेंट पे कितने आए होंगे, क्योंकि हमारे पास 96 रुपीज आए हैं तो बाकी के 66 रुपीज आए हैं अलॉटमेंट पे। ये 66 कैसे हुए, 100 का फेस वैल्यू है, क्योंकि 70 रुपीज उसकी फेस वैल्यू होगी और 4 रुपीज उसमें से हमने डिस्काउंट माइनस कर दिया होगा, जिसकी वजह से हमें 66 रुपीज अलॉटमेंट पर आए हैं। तो हम इसकी एंट्री करेंगे। सबसे पहले तो एप्लीकेशन पे कितने आए हैं, 30 इंटू 20,000 डिबेंचर्स, क्योंकि डिबेंचर्स जितने हमने इशू करना चाहते थे सबके ऊपर एप्लीकेशंस आ गए। तो 20,000 इंटू 30 यानी कि 6 लाख रुपीज हमने एप्लीकेशन पर रिसीव किए हैं। तो उसकी एंट्री कर लेंगे पहले। बैंक अकाउंट डेबिट 6 लाख टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 6 लाख, जितने से क्रेडिट किया उतने से डेबिट। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट 6 लाख। अब हम करेंगे अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। रिमेंबर जिसमें 4 रुपीज का डिस्काउंट है, 66 रुपीज आएंगे, जिसमें से 70 रुपीज उसकी फेस वैल्यू है। रिमेंबर जो फेस वैल्यू होती है वही हम डिबेंचर्स के आगे दिखाते हैं। तो एंट्री क्या होगी, प्रीमियम के केस में प्रीमियम को क्रेडिट करते हैं क्योंकि वो इनकम होता है। डिस्काउंट के केस में डिस्काउंट क्या है, लॉस है। एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो उनको डेबिट करते हैं। तो इसलिए डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को हम डेबिट करेंगे। तो सबसे पहले अलॉटमेंट को ड्यू कर लेते हैं। अलॉटमेंट को ड्यू करने के लिए डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट discount on issue of debentures account debit to 9% डिबेंचर्स अकाउंट। जब भी आपको 9% डिबेंचर या कोई भी परसेंटेज डिबेंचर्स लिखना है तो वहां पे फेस वैल्यू लिखनी है। फेस वैल्यू थी हमारी 100, तो 30 माइनस कर दिया एप्लीकेशन का तो बाकी बचा 70। तो 70 इंटू 20,000 यानी कि वो हो जाएगा आपका 14 लाख आएगा। इधर 4 रुपए का डिस्काउंट है तो 4 इंटू 20,000 यानी कि 80,000 डिस्काउंट के आगे, और बाकी 66 इंटू 20,000 यानी कि 13,20,000 हम अलॉटमेंट पे ड्यू करेंगे। इतने की फेस वैल्यू थी, क्योंकि हमने डिस्काउंट पे इशू किया तो 13,20,000 हम ड्यू कर रहे हैं। फिर हम इसको रिसीव करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कितना रिसीव करेंगे, जितने से डेबिट किया उतने से क्रेडिट, तो 13,20,000। तो हमने एड पार, एड प्रीमियम, एड डिस्काउंट के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब एक टॉपिक आता है जो कि ओवर सब्सक्रिप्शन। लास्ट इश्यू ऑफ शेयर्स में मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, इसमें बहुत इजी लगेगा आपको अगर आपने वो क्वेश्चन अच्छे से किए हैं। स्टिल हम इसको करेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर्स क्या होता है, जितना कंपनी इशू करना चाहती है उससे ज़्यादा के एप्लीकेशंस आ जाते हैं। तो ज़्यादा के एप्लीकेशंस आ जाते हैं तो कंपनी के पास 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑल्टरनेटिव होता है रिजेक्ट कर दो। मतलब जैसे सपोज कि 10,000 डिबेंचर्स इशू करना चाहती है तो कंपनी ने 12,000 एप्लीकेशंस रिसीव किए, तो कितने एप्लीकेशन एक्सेस में है, 2,000। तो 2,000 को रिजेक्ट कर दो यानी कि 0 इशू करो, बाकी के 10,000 को पूरे 10,000 इशू कर दो। तो ये होता है फर्स्ट ऑल्टरनेटिव कि एक्सेस एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दो और बाकी सबको फुल अलॉटमेंट कर दो।
सेकेंड ऑल्टरनेटिव होता है पार्शियल या प्रो रेटा अलॉटमेंट कि 12,000 जिसने अप्लाई किया था 10,000 इशू कर दो, से जिसने 12 के लिए अप्लाई किया है उसको 10 डिबेंचर्स अलॉट कर दो। तो प्रो रेटा अलॉटमेंट में हम जितना किसी पर्सन ने अप्लाई किया होता है उससे स्मॉलर नंबर ऑफ डिबेंचर्स उसको इशू कर देते हैं। थर्ड ऑल्टरनेटिव होता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि थोड़ों को रिजेक्ट कर दो, कुछ को हम प्रो रेटा कर दो। जैसे सपोज 12,000 एप्लीकेशन आए और 10,000 डिबेंचर्स हैं, तो उसे 1,000 को रिजेक्ट कर दिया और 11,000 वालों को 10,000 इशू कर दिया, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन भी हम यूज कर सकते हैं। अब हम इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाए। ये है इलस्ट्रेशन नंबर 8, ये टीएस गरेवाल में से ली गई है। तो सेवॉयल लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 4,000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। 20% मतलब फेस वैल्यू का 20%, यानी कि ₹20 का प्रीमियम है। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 6,000, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। एंड इट वॉज डिसाइडेड टू डील विद द सेम एज फॉलोज, तो ये ऑल्टरनेटिव हमने सोचे हैं कंपनी ने। तो जनरलाइज द अबव ट्रांजेक्शन्स इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन्स। इशू प्राइस इज व्हेन, दो केसेस दे रखे हैं 1 and 2। पहला है इशू प्राइस इज पेबल अलोंग विद द एप्लीकेशन। तो पहले हम पहला केस कर लेते हैं, इसको मैं बाद में आपको पढ़ के बताती हूँ। अगर पूरे का पूरा प्राइस एप्लीकेशन पे रिसीव किया जाएगा तो हमने जिसको भी कम शेयर्स अलॉट किए, यानी कि प्रो रेटा अलॉट किए, जैसे कि यहाँ पे हमने 1200 वालों को रिफ्यूज कर दिया, टू रिफ्यूज अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट्स फॉर 1200 डिबेंचर्स, टू गिव फुल अलॉटमेंट टू एप्लीकेंट्स फॉर 400 डिबेंचर्स। 400 वालों को पूरे इशू कर दिए और बाकियों को प्रो रेटा इशू किया। तो हमने इस चीज को कंसीडर ही नहीं करना। अगर पूरे का पूरा इशू एप्लीकेशन पे आ रहा है तो हमने जस्ट एक एंट्री करनी है, जितना भी एक्सेस मनी आएगा उसको हमने रिफंड कर देना है, बस दैट्स इट, टू बैंक कर देना है। तो बहुत इजी है। अगर पूरे का पूरा एप्लीकेशन के ऊपर आ रहा है तो इन चीज़ों को ध्यान मत देना, इसमें टाइम वेस्ट मत करना, सीधा सीधा हम टू बैंक कर देंगे। तो मैं पहले केस 1 को कर लेती हूँ। केस 1 में क्या होगा, पहले तो एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, 6,000 एप्लीकेशन आए हैं, ₹100 का एक है, ₹20 का प्रीमियम था, यानी कि 100 वाला डिबेंचर्स 120 पे इशू किया था। तो 6,000 एप्लीकेशन के साथ ही 120 आ गए होंगे, यानी कि ये आ गया होगा 7,20,000, जिसमें से 100 प्लस 20 रुपीज प्रीमियम के आए होंगे, यानी कि 6,000 इंटू 20, 1,20,000 प्रीमियम के आए होंगे और 6,000 इंटू 100, 6 लाख रुपए फेस वैल्यू के आए होंगे। तो 6 लाख फेस वैल्यू के आए होंगे और 1,20,000 प्रीमियम के आए होंगे। तो हमें कितने पैसे वापस करने हैं, वो जितने हमने शेयर्स डिबेंचर्स इशू नहीं किए उनके पैसे टू बैंक कर देंगे, दैट्स इट। तो हम एंट्री क्या करेंगे, पहला केस है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। जब एक साथ ही पैसे आते हैं तो हम एंट्री करते हैं एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के साथ। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो 7,20,000 आए। अब इसको हम सेपरेट कर देंगे फेस वैल्यू एंड प्रीमियम के साथ। ठीक है, फेस वैल्यू में भी 6,000 एप्लीकेशंस आए हैं, लेकिन हमने शेयर्स कितने अलॉट किए हैं, हमने शेयर्स अलॉट किए हैं 4,000। तो 4,000 में फेस वैल्यू एंड प्रीमियम निकाल लेते हैं, उतना हम निकालेंगे। फेस वैल्यू है 100 और प्रीमियम है 20। तो 4,000 को क्योंकि हमने अलॉट किया है तो 4,000 इंटू फेस वैल्यू, 4,000 इंटू 100, 4 लाख हम करेंगे टू, कितने परसेंट है, ये है हमारा
कहीं पे भी लिखा नहीं है कि कितने परसेंट है, तो अगर लिखा भी नहीं है तो भी हम इसको परसेंटेज में डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले तो 6,000 जो भी एप्लीकेशन आए हैं, 7,20,000 रुपीज आए हैं, तो 2% लिख देंगे, 2% डिबेंचर्स अकाउंट, 4,000 डिबेंचर अलॉट किए, फेस वैल्यू है 100 का, तो 4 लाख, और प्रीमियम कितने का होगा, 4,000 इंटू 20, 80,000 प्रीमियम में हम ट्रांसफर करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम में 4 लाख हम परसेंटेज डिबेंचर में ट्रांसफर करेंगे, और बाकी के पैसे हम सीधे सीधे वापस कर देंगे अगर वो लमसम का केस है। तो हमें इन चीज़ों को कंसीडर ही नहीं करना कि क्या क्या अलॉट किया है, तो सीधा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट कर दिया। 2% दे नहीं रखा तो डैश परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट 4 लाख और 80,000 का प्रीमियम है, तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में 80,000, और सीधा हमने क्या करना है, सीधा बाकी का सारा पैसा हमने रिफंड कर देना है। तो कंपनी से के अकाउंट से जितने पैसे चले गए, 7,20,000 में इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो बाकी आता है 2,40,000। इतना पैसा हमने रिफंड कर देना है। तो जब भी लमसम में ओवर सब्सक्रिप्शन हो, लमसम में हमने पैसे मांगे हो, तो जितना एक्सेस पैसा है, जितने शेयर्स अप्लाई किए हों, जितने डिबेंचर्स अप्लाई किए हों, उतना पैसा ड्यू करके एक बार, जितने अलॉट किए हों उनमें ट्रांसफर करके बाकी का सारा पैसा हमने रिफंड कर देना है। तो उसको हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, बिना सोचे कि कैसे करके अलॉटमेंट किया गया है। सेकेंड पार्ट थोड़ा क्रूशियल है। अगर हम इश्यू प्राइस को इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाते हैं तो कैसे मंगवाएंगे, तो इसकी मैं प्रॉपरली टेबल बना के एंट्री करूंगी। तो टेबल बना के इसकी एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हमने शेयर्स का भी हमने टेबल बनाना सीखा था, तो इसका भी हम टेबल बनाना सीखेंगे। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेती हूँ। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने शेयर्स का टेबल बनाया था, तो हम टेबल बनाएंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन पे कितने मांगे हैं, अलॉटमेंट पे कितने मांगे हैं, फर्स्ट एंड फाइनल पे कितने मांगे हैं, वो देख लेते हैं। तो एप्लीकेशन पे मांगे हैं 20 रुपीज़, अलॉटमेंट पे 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 30 + 20 एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 20 + 30 50 होता है, 100 रुपीज़ फेस वैल्यू है, तो बाकी के 50 हमने फर्स्ट एंड फाइनल पे मांगे होंगे। तो आप ऐसे भी दे सकते हो कि 20 + 50 70, 120 पे इशू किया तो बाकी के 50 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगे होंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 50 यानी कि 30 फेस वैल्यू और 20 प्रीमियम, और बाकी फर्स्ट एंड फाइनल पे 50। तो ये हमारे पूरे 100 रुपीज़ फेस वैल्यू, 20 + 30 + 50 हो रही है कंप्लीट। तो कितने एप्लीकेशंस आए हैं, 6,000, और डिबेंचर्स कितने हैं, 4,000। तो हम लिखते हैं, सेम हम वैसे ही बनाएंगे, डिबेंचर्स अप्लाइड फॉर, डिबेंचर्स अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव, इसको हम डालेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट में। एप्लीकेशन मनी ड्यू, इसको हम डालेंगे डैश % डिबेंचर्स में। और उसके बाद एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, आपको क्वेश्चन में नहीं भी दिया तो भी आप एडजस्ट करते हो अलॉटमेंट पे, तो इसको हम लिखेंगे डिबेंचर अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेंगे एंड बाकी का रिफंड कर देंगे, यानी कि बैंक। तो कैसे कैसे इशू किया वो हम देख लेते हैं अभी। 1200 को रिफ्यूज कर दिया, 400 वालों को फुल एंड बाकी के बचे हुए को प्रोरेटा।
तो 1200 को रिफ्यूज किया यानी कि 0, 400 को 400 पूरे इशू कर दिए। बाकी एप्लीकेशन कितने बचे, 6000 में से 1200 एंड 400 को माइनस करते अगर तो बचता है 4400 एप्लीकेशंस बचते हैं। शेयर्स कितने बचेंगे, 4000 में से ये 400 माइनस कर देंगे तो शेयर्स कितने बचते हैं, 3600 शेयर्स बचते हैं। तो अगर आप देखो तो इन तीनों का टोटल 6000 है और इन तीनों का टोटल 4000 है। अब हम टेबल बनाते हैं। सबसे पहले तो एप्लीकेशन मनी रिसीव में हमें क्या करना होता है, जितने अप्लाई किए एप्लीकेशन आए इंटू 20, तो 1200 इंटू 20 ये आएगा 24,000, 400 इंटू 20 8,000, 4400 इंटू 20 88,000। अब जितने अलॉट किए उसको एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई कर दो, 0 इंटू 20 0, 400 इंटू 20 8000, 3600 इंटू 20 72,000। अब क्योंकि जिसको हमने कुछ भी अलॉट नहीं किया हम सीधे सीधे उसका पैसा रिफंड कर देते हैं। एप्लीकेशन मनी रिसीव किया 24,000, ड्यू कुछ भी नहीं था यानी कि एक्सेस मनी कितनी आई 24,000, पूरे का पूरा रिफंड कर देंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन मनी आई 8,000, 8,000 ही ड्यू था, कुछ बचा ही नहीं जिसको कि हमें कुछ करना पड़े। यहाँ पे 88,000 आए थे और 72,000 ड्यू थे यानी कि 16,000 एक्सेस मनी आई है, तो हम इसको अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे। अब देखते हैं अलॉटमेंट पे ड्यू कितने हैं, तो 3600 इंटू 50, तो ये होता है आपका 1,80,000, जो कि 1,80,000 ड्यू है, लेकिन एक्सेस मनी कितनी आई है 16,000, तो जो भी इनमें से कम होता है उसको एडजस्ट करेंगे। इसका लॉजिक ये है कि अगर 1,80,000 ड्यू है लेकिन एक्सेस मनी ही 16,000 है तो 16,000 को ही एडजस्ट कर सकते हैं, तो 16,000 को एडजस्ट कर देंगे। 88,000 में से 72,000 हमने एप्लीकेशन पे एडजस्ट किए, 60,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट किए, तो रिफंड के लिए कुछ भी बचा नहीं है। तो यहाँ पे हम तीनों कॉलम का ऐड कर लेंगे, सारे कॉलम्स को ऐड करेंगे, एप्लीकेशन मनी रिसीव को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1,20,000, इधर टोटल आएगा 80,000 और इधर टोटल आएगा 16,000 एंड 24,000। तो बस इसी के बेसिस पे हमने एंट्री कर देनी है। तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने पैसे आए हैं 6,000 एप्लीकेशन इंटू 120 इश्यू प्राइस था, तो ये आए हैं 1,20,000, 6,000 इंटू 20 एप्लीकेशन मनी आई है, इंस्टॉलमेंट्स में पैसे आए हैं, जितने एप्लीकेशन आए हैं इंटू जितनी एप्लीकेशन मनी है, तो 6,000 इंटू 20 1,20,000, तो 1,20,000 आए हैं हमारे पास, जितने से क्रेडिट उतने से डेबिट, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,20,000। अब हमें इस टेबल को देख देख के एंट्री करनी है, तो डिबेंचर परसेंटेज डिबेंचर्स में 80,000, डिबेंचर अलॉटमेंट में 16,000, टू बैंक में 24,000, बस दैट्स इट। तो टू डैश परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट में, टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट में एंड टू बैंक अकाउंट में। परसेंटेज डिबेंचर्स में 80,000 था एंड देन 16,000 एंड देन 24,000, तो इस तरीके से हमने एंट्री कर लेनी है। अब हम अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, रिमेंबर अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी है, 30 रुपीज़ का उसका फेस वैल्यू है और 20 रुपीज़ का उसका प्रीमियम है, तो अलॉटमेंट को हम ड्यू कर लेंगे। तो अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं। अब हमें भूलना है कि कितने एप्लीकेशन आए थे, जितने हमारे पास डिबेंचर्स अलॉट किए हैं हमने उसी के बेसिस पे एंट्रीज करनी है, तो 4,000 इंटू 50 2 लाख, 2 लाख में से 4,000 इंटू 30 1,20,000 फेस वैल्यू है एंड 4,000 इंटू 20
80,000 का प्रीमियम है। तो एंट्री हम ड्यू करेंगे 2 लाख रुपीज से। तो एंट्री क्या होगी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख, जिसमें से 1,20,000 फेस वैल्यू है और 80,000 प्रीमियम का है। तो 2- डिबेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब हमने 2 लाख ड्यू किए हैं, जिसमें से ऑलरेडी हमें 16,000 मिल चुके हैं। तो ऑलरेडी जितने मिल चुके हैं उसको माइनस कर देंगे। अब हमें बाकी के बचे हुए पैसे रिसीव होंगे, जो कि है 1,84,000। तो हम उसकी एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। जितने से डेबिट उतने से नहीं करेंगे क्रेडिट, क्योंकि 2 लाख में से ऑलरेडी हम 16,000 क्रेडिट कर चुके हैं। तो बाकी का 1,84,000 हम अब रिसीव कर लेंगे। अब हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो कि है हमारी 50 रुपीज की, 50 इंटू 4,000 यानी कि 2 लाख, 2 लाख को ड्यू करेंगे, फिर इसको रिसीव करने की एंट्री कर देंगे। तो एंट्री क्या करेंगे, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू % डिबेंचर्स अकाउंट 4,000 इंटू 50 यानी कि 2 लाख ड्यू करने की एंट्री, एंड देन इसको रिसीव करने की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2 लाख एंड 2 लाख। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमने इसको भी रिसीव कर लिया है। तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस था, कि जिसमें जितने एप्लीकेशन मतलब जितने कंपनी इशू करना चाहती है उससे ज़्यादा के हमारे एप्लीकेशंस आ जाते हैं। अब है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में आपको कुछ नहीं देखना, जस्ट इतना देखना है कि 75% तक एप्लीकेशन आने चाहिए। इसे हमने 1000 डिबेंचर्स अगर इशू करने हैं तो 1000 का 75% कितना होता है, 750। तो 750 तक के एप्लीकेशन आने चाहिए। तो ये केस क्या है, अगर मान लो कि 1000 इशू करना चाहते थे, 750 एप्लीकेशन आए, तो ये केस होता है अंडर सब्सक्रिप्शन का। तो जितने एप्लीकेशन आए होते हैं बस उसी से हमें एंट्रीज करनी होती है। बहुत सिंपल है, हम इसका इक्वेशन कर लेते हैं। हनी लिमिटेड इशूड 10,000 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच फॉर सब्सक्रिप्शन। 10,000 शेयर्स इशू की है, पेबल 60 ऑन अलॉट एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, यानी कि एप्लीकेशन पे 60, अलॉटमेंट पे 40। सब्सक्रिप्शन वाज रिसीव फॉर 9,000 डिबेंचर, जो कि इसका 90% है तो बनता है। तो 9,000 अगर एप्लीकेशंस आए हैं तो 9,000 के बेसिस पे ही एंट्री करते जाएंगे। एंड अलॉटमेंट वाज मेड एंड ड्यू अमाउंट वाज रिसीव। तो 9,000 इंटू 60 रिसीव करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 9,000 इंटू 60 5,40 5,40। फिर इसको ट्रांसफर करने की एंट्री, डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। उसके बाद अलॉटमेंट 40 इंटू 9,000 यानी कि 3,60,000 ड्यू करेंगे, डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, और उसके बाद इसको रिसीव करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। बिल्कुल जैसे हमने इश्यू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश किया था वैसा ही टॉपिक है, और इसके साथ एक और एक्स्ट्रा टॉपिक करेंगे, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।